सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने कल आपको भाषा व समाज का संबंध पढ़ाया था, लेकिन वह हमारा अधूरा प्रकरण रह गया था। तो आज मैं आपको भाषा व समाज का संबंध किस प्रकार होता है वह विस्तार में बताऊंगी। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं। कौन कौन से लोग रहते हैं? अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी। कौन कौन से? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। बहिर्मुखी कौन है? कल मैंने बताया था ना, बहिर्मुखी अपना राम है और अंतर्मुखी कौन है? नवीन, जो अपने हाल में मस्त रहता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी व्यक्ति की क्या पहचान होती है। अंतर्मुखी व्यक्ति होता है जो अकेला रहता है, अपने आप में मस्त रहता है। लेकिन बहिर्मुखी व्यक्ति, बहिर्मुखी क्या? सबका साथ और सबका विकास में खुश रहता है, यानी कि वो अकेला कभी नहीं रह सकता। लेकिन अंतर्मुखी हमेशा अकेला रहता है। दूसरी क्या विशेषता है बच्चों? अंतर्मुखी व्यक्ति होता है वो अपने विचारों, कार्यों, भावनाओं, आवश्यकताओं को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने में असहज महसूस करता है। देखा होगा ना, जो बच्चा अकेला घर में चुपचाप सा रहता है वह खुल के अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकता कि मुझे ये चाहिए, कि मुझे ये बनना है, कि मुझे वो खाना है। जैसा मम्मी बनाएगी वैसा बच्चा खाएगा। लेकिन जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला बच्चा होता है वो तो बोल देता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, मैं ये खाना चाहता हूँ। समझ में आ गया ना? अंतर्मुखी व्यक्ति हमेशा अकेला रहता है और बहिर्मुखी व्यक्ति सबका साथ और सबके विकास में विश्वास करता है। अंतर्मुखी व्यक्ति विचारों, कार्यों, भावनाओं, मन की दशाओं को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता। लेकिन बहिर्मुखी व्यक्ति अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपनी सूचनाओं, अपनी आवश्यकताओं को दूसरों के समक्ष आसानी से प्रस्तुत करने में उसे सहजता महसूस होती है ना? अच्छा, ठीक है। अब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का समाज से क्या संबंध बोला? आप यही सोच रहे होगे ना, समाज क्या है, ये कहाँ से आ गया? तो आप जानते हो ना समाज क्या होता है? समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। क्या होता है? समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो निश्चित उद्देश्य के लिए एक साथ रहते हैं। कैसे रहते हैं बच्चों? एक साथ मिलकर, है ना? यानी कि सबका भला हो और एक साथ रहते हैं। ठीक है। समाज का मतलब क्या हुआ? समाज ऐसे लोगों का समूह है जिसका निश्चित उद्देश्य जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है और उस निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सब एक साथ मिलके रहते हैं। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया ना, बहिर्मुखी व्यक्ति जो होता है अपने विचारों, कार्यों का आदान प्रदान करता है। तो क्या होता है, जब वह अपने विचार किसी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है तो उसके सामने सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। हाँ, यानी सुनने वाले को क्या कहते हैं? श्रोता। और बोलने वाले को क्या कहते हैं? वक्ता। यानी कि विचारों का जब आदान प्रदान होता है तो वक्ता और श्रोता का पारस्परिक संबंध भी बनता है। किसका बनता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले बच्चों का क्या होता है? वक्ता और श्रोता का परस्पर संबंध बनता है ना? अगर ये वक्ता और श्रोता का परस्पर संबंध बनेगा तो क्या होगा? तभी तो परिवारों का निर्माण होगा, तभी तो समाज बनेगा। यानी कि जब दोनों अपने भावात्मक संबंध एक दूसरे को देंगे, सामाजिक संबंधों में एक दूसरे के दोनों भागीदारी निभाएंगे, तभी जाके समाज का निर्माण होगा ना। तो वक्ता और श्रोता के पारस्परिक संबंधों के कारण ही समाज और परिवार का जन्म होता है। ठीक है। हाँ, वक्ता और श्रोता के द्वारा क्या हुआ? समाज और परिवारों का जन्म हुआ, क्योंकि दोनों ने अपने विचारों का क्या किया है बच्चों? गुड, आदान प्रदान। अब आपने
वो अरस्तु महोदय की एक डिफाइनेशन सुनी होगी। सुनिए क्या, कल ही तो मैंने जिक्र किया था। कौन सी थी वो, बताओगे? नहीं पता, भूल गए? चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। अरस्तु महोदय ने कहा था कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रह सकता, जो व्यक्ति समाज में नहीं रह सकता, समाज में नहीं रह सकता, वह क्या होता है? या तो वह जानवर होगा। क्या होगा बच्चों? या तो वह जानवर हो सकता है, या क्या हो सकता है? देवता या ईश्वर। या तो वह जानवर है, या कौन है? या ईश्वर। किसने कहा था ये डिफाइनेशन, किसने बोली थी? अरस्तु जी ने, महोदय अरस्तु ने डिफाइनेशन बोली थी कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रह सकता है, या तो वो निश्चय ही कोई देवता होगा, या निश्चय ही कोई जानवर होगा। तो सोचा है आपने ईश्वर को देखा है? इस लाइन को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि सिर्फ व्यक्ति ही समाज में रह सकता है, पशु यानी जानवर और ईश्वर नहीं? ईश्वर जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, उनको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। कर सकते क्या? नहीं कर सकते ना। हाँ, तो हम ईश्वर को प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, लेकिन जानवर को तो देख सकते हैं। देखा है आपने? अवश्य देखा होगा आपने जी, वो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे आपने देखा होगा, आपके वातावरण में आपने देखा होगा, देखा है ना। हाँ, कुछ ऐसे जानवर हैं जो साथ में रहते हैं, जैसे बकरी है, गाय है, भेड़ है, ये सब साथ में रहते हैं, लेकिन ये अपनी ही प्रजाति के साथ में रहते हैं। ये दूसरों के साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि दूसरे शक्तिशाली जानवर जो होते हैं वो निर्बल जानवरों को खाते हैं, अपना शिकार बनाते हैं। यानी कि प्रकृति का नियम है कि शक्तिवान निर्बल को मारेगा। यानी जानवरों की प्रजाति में भी ऐसा होता है, सब एक दूसरे को मारने पे रहते हैं और अपना भोजन बनाते रहते हैं। ठीक है, ईश्वर को हम नहीं प्रूव कर सकते क्योंकि ईश्वर हमारे समक्ष मौजूद नहीं है, लेकिन व्यक्ति तो है ना हमारे समक्ष। व्यक्ति का तो प्रूफ कर सकते हैं ना। व्यक्ति का कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये सामाजिक प्राणी है? सामाजिक प्राणी होने के लिए भी कुछ चीज चाहिए ना, कुछ वजूद चाहिए, कुछ उपकरण चाहिए जिससे वो सामाजिक बने। तो व्यक्ति के पास भला ऐसा क्या है? क्या है बच्चों? भाषा। तुमने बिल्कुल सही कहा, व्यक्ति के पास अपनी क्या होती है? भाषा। चलो, व्यक्ति के पास भाषा भी आ गई, तो भाषा के द्वारा हम उसे सामाजिक कैसे बना सकते हैं? बना सकते हैं क्या? तो व्यक्ति को भाषा के द्वारा हम सामाजिक बना रहे हैं, तो इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें होनी चाहिए जो प्रूव कर सके कि यह व्यक्ति सामाजिक है। तो फर्स्ट उसमें क्या होना चाहिए? क्या व्यक्ति भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करता है? करता है क्या? आप करते हो? अपने दोस्तों को अपने मन की बात बताते हो? अपने पेरेंट्स को बताते हो? हाँ, विचारों कार्यों का क्या आदान प्रदान, विचारों और कार्यों का आदान प्रदान। तो ये किसके माध्यम से होता है बच्चों? विचारों और कार्यों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? हाँ, सिर्फ भाषा के माध्यम से। अगर भाषा नहीं होती तो क्या आप दूसरों के समक्ष अपने विचार, अपनी सूचनाओं को प्रस्तुत कर सकते थे क्या? नहीं। अगर आप मन में ही बोलते रहते तो शायद पागल कहलाते। इसलिए कोई भी व्यक्ति स्वलाप नहीं करता है, वह जो भी आइडिया आता है, जो भी उसको आवश्यकता होती है, तो वो दूसरों को समक्ष अवश्य प्रस्तुत करता है। और उसका ये प्रस्तुतिकरण किसके माध्यम से होता है? सिर्फ भाषा के माध्यम से। ठीक है, चलो दूसरा क्या महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है? यस, क्या? मूल्यों का क्या? मूल्यों का सृजन। ये मूल्यों का सृजन भला कौन करता है? आपके माइंड में हो रहा होगा। देखो बच्चों,
मूल्य को बनाते ही हमें, यानी मूल्यों का निर्माण होता है वो स्वयं व्यक्ति के द्वारा होता है। आप जानते हो पशु समाज में मूल्यों का सृजन होता है? पशु समाज में मूल्यों का सृजन नहीं होता, लेकिन जो मानव समाज में है उसमें कुछ मूल्य बनाए जाते हैं, जैसे सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, ये कुछ नैतिक कर्तव्य है। बड़ों के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य है, हमारे कुछ अधिकार है। इन सबको हम किसके अंदर रखते हैं? मूल्यों के अंतर्गत। हम मूल्य स्वयं बनाते हैं और इन मूल्यों की रक्षा के लिए हम क्या करते हैं? मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यानी कि हमारे लिए क्या है? मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है। यानी मन स्वहित को त्याग कर, मूल्यों के द्वारा व्यक्ति स्वहित को त्याग कर परहित में हमेशा लगा रहता है। लेकिन ये मूल्यों का निर्माण होता कैसे है? मूल्यों का निर्माण सिर्फ भाषा के माध्यम से ही होता है और ये मूल्य हम भाषा के माध्यम से ही अपनी आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरण करते रहते हैं। यानी कि संस्कृति का क्या हो गया? हस्तांतरण हो गया। मूल्य रूपी संस्कृति का हम हस्तांतरण करते रहते हैं। ठीक है, तो क्या ये पशु समाज में होता है? नहीं होता। इसीलिए ये मूल्यों का सृजन हमें क्या बनाते हैं? हमें सामाजिक प्राणी बनाते हैं। हमें हमारे उत्तरदायित्व, हमें हमारी कर्तव्य को निभाने में हमारी पूरी मदद करते हैं। तीसरा है समायोजन। समायोजन, समायोजन क्या होता है कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है और जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, उस परिस्थिति के साथ में हमें क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट। उसके साथ में हमें हमारा रिश्ता मजबूत करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि रोटी मैं ही खाऊंगा, तू नहीं खाएगा, ये मेरा है तेरा नहीं। इस तरह से करने से समाज नहीं बनता है। हमें सबके हित को लेकर साथ में चलना पड़ता है, क्योंकि सब अपने हैं, है ना। तो ये समायोजन, हम परिवार में रहते, ये मेरे दादा है, ये मेरी दादी है, ये मेरे पापा है ना। तो वो मेरे लिए ऐसा करते हैं, मुझे भी उनके लिए ऐसा करना चाहिए, मैं भी बड़ा होकर ये बनूंगा। ये सारे हम किस में रखते हैं? हम सामाजिक समायोजन में रखते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? हमारे रिश्ते क्या हो रहे हैं? मजबूत हो रहे हैं। लेकिन पशु समाज में समायोजन होता है क्या? नहीं होता है। पशु समाज के लोग एक दूसरे को मारने पे आतुर होते रहते हैं, सिर्फ अपनी सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने पेट की सोचते हैं, इसके अलावा किसी की भी नहीं सोचते। लेकिन सिर्फ मानव समाज ही ऐसा है जहाँ सामाजिक समायोजन समुचित ढंग से हो सकता है। ठीक है। चौथा होता है नेतृत्व शक्ति का विकास। नेतृत्व, नेतृत्व समझे? यानी कि सबका साथ, सबका विकास। समझ में आया ना? यानी कि स्वहित नहीं परहित को लेकर चलते हैं। और जो नेतृत्व वाला, जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होता है, वह अपने हाव भाव, भाषा, अभिव्यक्ति और व्यवहार के माध्यम से सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। यानी कि उसका भाषा व्यवहार इतना अच्छा होगा कि सब उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उसके कार्य इतने अच्छे होंगे कि सब उसको चाहेंगे, कि वो सबका सोचता है, उस पर सब लोग विश्वास करते हैं, है ना, और उसी को चाहेंगे। इसलिए जो नेतृत्व शक्ति होती है किसी व्यक्ति में जागृत होती है और वो अच्छा वक्ता बनता है या नेता बनता है, तो ये किसके माध्यम से होगा? भला कोई व्यक्ति अपने विचार दे रहा है, अपना भाषण दे रहा है, दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो उसमें वो क्या है कि वह दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो ये किसके माध्यम से संभव हो सका? ये सिर्फ नेतृत्व, भाषा, व्यवहार के माध्यम से ही संभव हो सका। अतः क्या है? नेतृत्व में भाषा व्यवहार इम्पोर्टेंट होता है, मस्ट होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पांचवा जो पॉइंट है वो है समूह को संगठित करने की शक्ति। किसकी शक्ति? समूह को संगठित करने की शक्ति। किसमें होती है समूह को संगठित करने की शक्ति? सिर्फ भाषा के माध्यम से।
यानी हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं। किसकी भावना रखते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना किसके माध्यम से जागृत होगी? सिर्फ भाषा के माध्यम से। अतः हम भाषा के माध्यम से ही तो सबको एक कर सकते हैं, एकता के सूत्र में ला सकते हैं। ठीक है, तो इन कार्यों या इसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि मनुष्य क्या है, किसकी ओर परिवर्तित हो रहा है? सामाजिक प्राणी की तरफ। यानी कि मनुष्य को पशु से मनुष्य तक पहुंचाने की सीढ़ी क्या है? सिर्फ भाषा है ना? भाषा जो मनुष्य को अपना स्वार्थ सिद्ध न करवा के उसको सबका साथ, सबका विकास की ओर ले जा रहा है। तो किसके माध्यम से ले जा रहा है? वो सिर्फ भाषा के माध्यम से ले जा रहा है। जैसे एक व्यक्ति सोचता है मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, वो स्वयं अपने आप को पहचानता है। तो स्वयं को पहचानने का गुण क्या है? कि वह पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर अग्रसित हो रहा है, सिर्फ भाषा के माध्यम से। ठीक है, और क्या समस्या है? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना? है, समाज में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। समाज क्या होता है? व्यक्तियों का